क्वेश्चन 77, एम्फीसाइमा निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? तो एम्फीसाइमा मुख्यतः धुआं आदि के अंतः श्वसन से जुड़ा होता है। एम्फीसाइमा के सबसे अधिक मामले सिगरेट पीने या लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने के कारण होते हैं। तो ये किससे जुड़ा हुआ है? फेफड़ा से जुड़ा हुआ है। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या शेष जीवन शैली से संबद्ध रोग है? जीवन शैली से यानी लाइफ स्टाइल डिजीजेज जो है, जीवन शैली से संबद्ध रोग ऐसे रोग हैं जो उन देशों में अधिक दिखते हैं जो कि अधिक औद्योगिकीकृत हो रहे हैं। मोटापा भी उसमें आता है, अल्जाइमर भी उसमें आता है, अल्जाइमर भी उसमें आता है, गठिया भी आता है और हृदय रोग भी आता है। तो इसमें से सभी सही है, तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। राइट ऑप्शन ई, मोर देन वन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से संचारी रोग हैं यानी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, मतलब एक से दूसरे में फैलने वाले। संचारी रोग ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैल सकते हैं। इसमें जीका भी आता है, चिकनगुनिया भी आता है, सार्स भी आता है, एवियन इन्फ्लुएंजा भी आता है। तो मोर देन वन हो जाएगा ई। नेक्स्ट, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, तो यह एक डायग्नोसिस टेस्ट है। इसका प्रयोग अनुवांशिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे डाउन सिंड्रोम, थैलेसेमिया, हीमोफीलिया आदि का पता लगाने में किया जाता है। इस जांच से भ्रूण के लिंग का भी पता चल सकता है। तो इसमें से राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मधुरक नहीं है यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है? एस्पार्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर है, एलिटेम भी है, सुक्रालोज भी है आर्टिफिशियल स्वीटनर। स्टेविया जो है आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, यह कम कैलोरी वाला एक प्राकृतिक मधुरक है यानी नेचुरल स्वीटनर है। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोता लगाते समय किसी गोताखोर के कान का पर्दा किस कारण से क्षतिग्रस्त हो सकता है? ऑक्सीजन की कमी से, उच्च वायुमंडलीय दाब से, उच्च जल दाब से, CO2 की अधिकता से। तो उच्च जल दाब से इसका राइट ऑप्शन होगा सी। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कि ये वाटर का लेवल है, अपर वाटर का सरफेस है, यहाँ का प्रेशर मान लीजिए P है, P0 है और गोताखोर यहाँ पे है, H हाइट नीचे है, वो H हाइट नीचे है। तो यहाँ का प्रेशर यदि P हो तो P कितना हो जाएगा? P इज इक्वल टू हो जाएगा P0 प्लस ρg H। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द वाटर है, G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, H क्या है? हाइट है ये। तो हम देख रहे हैं इस फॉर्मूला से कि P इज इक्वल टू P0 प्लस ρg H में H जैसे जैसे इंक्रीज होगा यानी गोताखोर जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज होते चला जाएगा। इसका मतलब है कि किसी भी फ्लूइड में, किसी भी लिक्विड में जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ते चला जाता है। तो प्रेशर बढ़ रहा है यानी जल का दबाव बढ़ रहा है, जल का दाब बढ़ रहा है, इस कारण से उसके कान का जो पर्दा है वो क्षतिग्रस्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर जल में तेल का छिड़काव मच्छरों के प्रजनन को किस प्रकार के रोकता है? तो यह पृष्ठ तनाव को घटा देता है। राइट ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा। अब पृष्ठ तनाव क्या है? देखिए, पृष्ठ तनाव जो है यानी सरफेस टेंशन एक सरफेस की फिनोमिना है। इस फिनोमिना के तहत कोई भी सरफेस एक स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के जैसा यानी एक तनी हुई झिल्ली के जैसा बिहेव करता है, और जितना संभव हो सके अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करके रखना चाहता है। इस कारण से उस पर एक फोर्स लगता है। मान लीजिए कि ये वाटर का सरफेस है, वाटर का जब सरफेस है तो यहाँ पे मच्छर का लार्वा है, मच्छर बैठा हुआ है। तो चूंकि ये स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करता है तो इस पे एक फोर्स लगता है ऊपर की ओर इस मेम्ब्रेन के द्वारा, और इस पे एक फोर्स नीचे लग रहा है। इसका कौन सा फोर्स लग रहा है? इसका वेट नीचे लग रहा है। तो जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में लग रहा है, और वेट नीचे लग रहा है। ये मतलब सरफेस टेंशन का जो फोर्स है वो वेट को बैलेंस किया हुआ है, इसलिए मच्छर हो या मच्छर का लार्वा डूबता नहीं है। अब देखिए, जब तेल का छिड़काव हम कर देते हैं तो सरफेस टेंशन का वैल्यू कम हो जाता है।
कम हो जाने की वजह से जो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर जो बल लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसका वैल्यू कम हो जाता है और नीचे का वैल्यू ज़्यादा है वेट, इस कारण से उसका लार्वा हो गया या मच्छर डूब जाता है। और जब मच्छर का लार्वा डूब जाएगा तो उसकी संख्या कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टन एसी में 1 टन के उल्लेख से क्या अभिप्राय है? यह एयर कंडीशनर में गैस का भार होता है? बिल्कुल नहीं। यह एसी द्वारा इस्तेमाल की गई विद्युत शक्ति का सूचक है? नहीं। यह उस दीवार की क्षमता का सूचक है जिस पर एसी रखा जाता है? नहीं, रखा जाना है? नहीं। 1 टन एसी का अर्थ होता है जब यह 1 टन द्रवीभूत जल 0 डिग्री सेल्सियस को 1 घंटे में ठोस बर्फ यानी 0 डिग्री सेल्सियस में परिवर्तित कर दे। टन जो होता है वो एसी के कूलिंग कैपेसिटी को इंडिकेट करता है। टन ज़्यादा है मतलब वो ज़्यादा कूल करेगा। तो इसमें से सूटेबल जो ऑप्शन हो रहा है डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो देखिए, तरंग यानी वेव 2 टाइप की होती है, मैकेनिकल वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव उस तरह के वेव को कहा जाता है जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी मीडियम, किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। बिना किसी माध्यम का वह एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग पर का वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव यानी ध्वनि तरंग। और दूसरी टाइप का जो होता है नॉन मैकेनिकल वेव होता है। नॉन मैकेनिकल वेव उस तरह के वेव को कहा जाता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। यानी मीडियम है तो भी ट्रेवल करके चला जाएगा और मीडियम नहीं है तो भी ट्रेवल करके चला जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, तो जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वो वैक्यूम यानी निर्वात में भी जा सकते हैं। तो एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दृश्य प्रकाश भी यानी विजुअल लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सूक्ष्म तरंग माइक्रोवेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन ध्वनि तरंग क्या है? ये मैकेनिकल वेव है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। राइट ऑप्शन जो डी होगा यहाँ पे। ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। मैकेनिकल वेव 2 टाइप के होते हैं, ट्रांसवर्स वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्घ्य तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग किसे कहा जाता है? जब तरंग यानी वेव प्रोपेगेट करे यानी ट्रेवल करे यानी मूव करे, एक जगह से दूसरी जगह जाए, तो उस स्थिति में मीडियम के पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है वो वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में हो तो उसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहा जाता है यानी अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है। जैसे ये कंप्रेशन और रेरिफेक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करके जाता है। कंप्रेशन और रेरिफेक्शन के फॉर्म में, कंप्रेशन एंड रेरिफेक्शन, इसमें होता क्या है? ये एयर का लेयर है, एयर का पार्टिकल है, ये आगे बढ़ता है, फिर अपने मीन पोजीशन पे आता है, फिर पीछे की ओर चला जाता है इनर्शिया की वजह से, या आगे पीछे मोशन करता है। ये बाएं से दाएं जा रहा है और ये पार्टिकल जो है ये भी बाएं से दाएं ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए यह एक लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्घ्य तरंग है। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है? जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग ले लीजिए, वेव ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पर का वेव, वेव जो है वो बाएं से दाएं जा रहा है, लेकिन मीडियम पार्टिकल यानी स्ट्रिंग का जो पार्टिकल है ऊपर नीचे मोशन कर रहा है यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो इस तरह के वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। और एक बात और जान जाइए, लाइट जो है एक ट्रांसवर्स वेव है। लाइट नॉन मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ट्रांसवर्स वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है? तो 20 dB जो होता है पत्तों के सरसराहट की आवाज़ जो होती है वो 20 डेसिबल तक का होता है। हम जो सांस लेते हैं वो 10 डेसिबल तक का होता है। और जो जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में जो बातचीत होती है, जैसे रोड पे जो चल रहे हैं नॉर्मल जो बातचीत होती है वो 60 डेसिबल की होती है। और बहुत ज़्यादा शोरगुल कहीं पर है, गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, वो 100 dB तक भी हो सकती है। सो राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निद्रा रोग नामक बीमारी किससे होती है? विटामिन ए की कमी से? नहीं। शरीर में कैल्शियम की कमी से? नहीं। रक्तचाप के बढ़ने से? बिल्कुल नहीं। ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव, ये ट्रिपैनोसोमा जो है एक प्रोटोजोआ है, इसकी वजह से निद्रा रोग बीमारी होती है। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। स्लीप डिजीज जो होती है ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलिकोसिस एक है तो यह एक प्रकार की बीमारी है। देखिए ये सिलिका से आया हुआ है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल है जो सांस के थ्रू अंदर हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और फेफड़ा को डैमेज करते हैं। तो ये फेफड़ा से संबंधित रोग है, सिलिकोसिस फेफड़े से संबंधित रोग है। धूल कणों में उपस्थित सिलिका श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़े में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़े में पहुंचने से यह रोग हो जाता है। तो यह फेफड़े से संबंधित बीमारी है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? डायबिटीज एलर्जी के कारण नहीं होता है, हैजा भी एलर्जी की वजह से नहीं होता है, रिंगवर्म भी एलर्जी की वजह से नहीं होता है, लेकिन अस्थमा जो है वो एलर्जी की वजह से होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है, राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। एक जीवाणु की सभी समान गतिविधियों का नियंत्रण इसके एकल गुणसूत्र और जीन के छोटे छल्ले पर निर्भर करता है, जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक अलग जीव के गुणसूत्र को प्लाज्मिड में डाला जा सकता है। यह जीवाणु को एक नया पदार्थ बनाने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों यानी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? यानी ट्यूबरकुलोसिस एंड कुष्ठ दोनों ही के लिए, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रोसी दोनों ही के लिए, दोनों ही में यूज किया जाता है। तो वो है अमीनो सैलिसिलिक एसिड, राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोहोल है तो गैसोहोल एक तरह का ईंधन है यानी फ्यूल है, जिसमें 10% इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH इथाइल अल्कोहल और ये होता है 10%, और 90% जो होता है इसमें पेट्रोल होता है, पेट्रोल। यानी गैसोहोल क्या है? एक प्रकार का फ्यूल है जो इथाइल अल्कोहल एंड पेट्रोल का मिक्सचर है, जिसमें इथाइल अल्कोहल जो होता है 10% और पेट्रोल 90% होता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है, अधिक माइलेज और इंजन की सुरक्षा नहीं, कम खर्च और ईंधन की बचत, ये भी नहीं, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत नहीं, पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण नहीं, ये सही है, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। मतलब ये रहा कि डीजल का प्रयोग भारी वाहनों में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह भारी बोझ को खींचने के लिए अधिक पावर प्रोवाइड करता है, अधिक शक्ति प्रदान करता है, और साथ ही ये सस्ता भी है, तो आर्थिक बचत भी इससे होती है। सो सूटेबल आंसर जो होगा वो सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है, तो नाइट्रेट के फॉर्म में प्राप्त करते हैं, राइट ऑप्शन जो है बी होगा। फ्री ऑक्सीजन जो है N2 उस फॉर्म में नहीं, ये नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ये यूज नहीं कर सकते हैं। ये नाइट्रेट क्या होता है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के रिएक्शन से बनने वाला जो कंपाउंड होता है नाइट्रेट होता है, और इसी फॉर्म में पौधे जो है इसको प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? तो लाल फास्फोरस जो मैच बॉक्स में यूज होता है ये तो स्वतः नहीं जल उठता है, लेकिन व्हाइट फास्फोरस यानी श्वेत फास्फोरस जो स्वतः जो जल उठता है, राइट ऑप्शन बी होगा, इसलिए इसको पानी में डुबो करके रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो आलू जो है एक रूपांतरित तना है, रूपांतरित स्तंभ है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या आयु के साथ बढ़ती है? नहीं। आयु के साथ घटती है? नहीं। वजन के साथ बढ़ती है? बिल्कुल नहीं। न तो आयु के साथ बढ़ती घटती है, नहीं वजन के साथ बढ़ती घटती है, रिमेन सेम रहती है, स्थिर रहती है, राइट ऑप्शन जो होगा वो सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है संयोजन, इसका सूटेबल जो वर्ड होगा वो म्यूटेशन होगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन, म्यूटेशन की वजह से किसी भी जीव में परिवर्तन है, जैसे वायरस है, अलग अलग वेरिएंट क्यों आ जाते हैं? जो कोविड है, कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट्स क्यों आते हैं? तो वायरस जो है अपने जेनेटिक मटेरियल में जब चेंज कर लेता है, किसी भी कारण से जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर लेता है, तो उसको म्यूटेशन कहा जाता है, राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा, म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है? श्यानता का मतलब विस्कोसिटी, और विस्कोसिटी क्या है? यह फ्लूइड के लेयर्स के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन है, यानी द्रव में लगने वाला फ्रिक्शन है, घर्षण है ये। तो ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो रक्त में प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा।
जैसे मान लीजिए किसी कटोरा में पानी रखा गया है, अब उसको उंगली लगा करके उसको सर्कुलेट करवा दीजिए, घुमा दीजिए, तेज़ी से घुमा दीजिए और फिर घुमाना बंद कर दीजिए। धीरे धीरे घूमते 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 वो रुक जाएगा। रुक क्यों जाता है? क्योंकि उसके लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन वर्क करता है, जो घर्षण लगता है, वहीं उसकी गति को रोकता है। और ये किसकी वजह से होता है? श्यानता की वजह से, यानी विस्कोसिटी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथोफोबिया निम्न का डर है। फोबिया का मतलब होता है डर, न्यूज़पेपर में भी आते रहता है अलग अलग तरह के फोबिया। तो फोबिया का मतलब होता है डर। तो एंथोफोबिया जो है पुष्पों से यानी फूल से डर लगने लगता है, फूल या उसके अलग अलग पार्ट से डर लगने लगता है, तो उसको कहा जाता है एंथोफोबिया। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि? यानी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया गया जो फ्रूट है वो लंबे समय तक रहता है, चलता है। सूरज की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है, नहीं, ये कारण नहीं है। पर्यावरण में CO2 की सांद्रता बढ़ा दी जाती है, बिल्कुल नहीं। श्वसन की दर घटा दी जाती है, यानी रेस्पिरेशन की दर जो है घटा दी जाती है। मतलब जो बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसका रेट जो है कम हो जाता है, टेम्परेचर यदि कम है तो उसमें रेस्पिरेशन कहिए उसका जो दर है वो कम हो जाता है, स्लो हो जाता है। इस कारण से फ्रूट जो है यानी फल जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, बिना सड़े रहता है, जब टेम्परेचर कम रहता है उस स्थिति में। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परा उच्च आवृत्ति यानी अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज के वेव यानी तरंगे साधारणतः संचारित की जाती है, तो वो अंतरिक्ष तरंगों यानी स्पेस वेव के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाती है। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल चार्जर होता है एक इन्वर्टर? नहीं, इन्वर्टर तो नहीं होता है। एक UPS, ये भी नहीं होता है। एक ट्रांसफार्मर होता है। तो ट्रांसफार्मर में यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है, एक ऊंचाई लिखा हुआ है यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा है अपचाई यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो क्या होता है? आप इसका आंसर दे सकते हैं। सपोज कीजिए जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है कितने वोल्ट पे? 230 से 240 वोल्ट पे आती है, और 240 वोल्ट का करंट यानी मोबाइल में प्रवाहित करा दिया जाए तो क्या होगा? मोबाइल ख़राब हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, चार्जर लगाते हैं, देन उससे चार्जर से जो एडाप्टर है उससे करंट पास होकर के तब मोबाइल में आता है चार्ज होने के लिए। तो निश्चित रूप से 240 वोल्ट तो नहीं रहता होगा, उसको कम कर देता होगा। तो वो क्या करता है, चार्जर 240 वोल्ट से काफ़ी कम कर देता है वोल्टेज, यानी स्टेप डाउन कर देता है। तो मोबाइल का चार्जर जो है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। सो राइट ऑप्शन विल बी डी जो होगा वो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे। एक बात यहाँ पे और जान जाइए, ट्रांसफार्मर का काम AC को DC और DC को AC में बदलना नहीं होता है। ट्रांसफार्मर का काम जस्ट वोल्टेज को अप डाउन कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो ट्रांजिस्टर जो है सेमीकंडक्टर से बनते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम से बनते हैं। तो सिलिकॉन जो है यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे बी होगा, सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर जो होता क्या है, इसमें जैसे 2 N टाइप का मटेरियल है, उसके बीच में एक पतला लेयर P टाइप का सैंडविच कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये N टाइप का मटेरियल है और ये N टाइप का मटेरियल है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस होते हैं, N टाइप के मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, और इसमें एक पतला लेयर P टाइप का लेयर सैंडविच कर दिया जाता है। तो इसको NPN ट्रांजिस्टर कहा जाता है, NPN ट्रांजिस्टर। इसमें 3 टर्मिनल्स होते हैं, और इसी तरीक़ा से 2 P टाइप मटेरियल के बीच में यदि N टाइप का मटेरियल सैंडविच कर दिया जाएगा तो वो हो जाएगा PNP ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है 3 टर्मिनल डिवाइस है, और ये N टाइप और P टाइप मटेरियल क्या है, सिलिकॉन हो गया या फिर जर्मेनियम हो गया, उसमें डोपिंग कर दी जाती है। तो N टाइप में इलेक्ट्रॉन एक्सेस में रहता है और P टाइप में होल एक्सेस में रहता है। 2-3 पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। पहली बात यह है कि ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, 2 टाइप का होता है, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वोल्टीय सेल यानी फोटोवोल्टिक सेल, फोटोवोल्टाइक सेल क्या होता है? इसमें फोटो लगा हुआ है, प्रकाश लगा हुआ है। तो ये जो है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यह है क्या, एक सौर सेल है यानी सोलर सेल है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? तो क्वांटम, क्वांटम QUANTUM, क्वांटम क्यू से शुरू हो रहा है तो क्यूबिट होता है इसमें, क्वांटम क्यूबिट। राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्याम बीबर यानी ब्लैक होल है तो हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक नहीं, सूर्य पर एक धब्बा बिल्कुल नहीं, अंटार्कटिक की एक जगह बिल्कुल नहीं, सिमट गया तारा बिल्कुल। जो कोई भी स्टार जो है अपनी अंतिम अवस्था में आता है तो अपने आप को वो उसमें कंट्रैक्शन होने लगता है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रैक्शन, अपने आप को सिकुड़ लेता है वो, और उसकी वजह से उसका ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इतना स्ट्रॉन्गर हो जाता है कि उसके पास से गुजरने वाले लाइट को भी वो एब्जर्व कर लेता है, लाइट को ही पास नहीं होने देता है। तो ब्लैक होल क्या है? एक सिमट गया तारा। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? स्नेहक यानी लुब्रिकेंट। तो बॉक्साइट का तो लुब्रिकेंट के फॉर्म में हम यूज नहीं कर सकते हैं, फास्फोरस भी नहीं कर सकते हैं, एंड सिलिकॉन ऑयल भी नहीं कर सकते हैं। ग्रेफाइट का यूज हम कर सकते हैं स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में, होता ही है इसका यूज। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। अब सवाल ये उठता है कि इसका स्नेहक यानी लुब्रिकेंट के रूप में इसी का यूज क्यों किया जाता है? तो देखिए, जो कार्बन के जो एलोट्रॉप्स होते हैं, 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरेंस। तो इन तीनों एलोट्रॉप्स में ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल प्लेनर होता है, हेक्सागोनल होता है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है, प्लेनर होता है, हेक्सागोनल प्लेनर। तो इस कारण से, और डायमंड का क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। तो इसका हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से एक लेयर दूसरे लेयर पर आसानी से फिसल जाता है, और यही कारण है कि इसका यूज जो है लुब्रिकेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है क्योंकि? यह ऊष्मा का सुचालक है लेकिन इसकी वजह से यह अधिक पदार्थों को नहीं घोलता है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्च होता है, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू जो होता है 4200 कह सकते हैं, ये इतना सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन इस कारण से यह अधिक पदार्थों को अपने अंदर नहीं घुलाता है। तो ये भी सूटेबल आंसर नहीं होगा। यह हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, बिल्कुल H2O जो है हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, तो लेकिन ये इसकी वजह से नहीं घुलाता है। अब आते हैं, इसकी प्रवृत्ति ध्रुवीय होती है। प्रकृति ध्रुवीय यानी पोलर कंपाउंड है, ये पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट जैसे देखिए, ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन जो है, यहाँ हाइड्रोजन जो है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बना हुआ है। इस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में एक कोवैलेंट बना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन के मिलने से बना हुआ है, शेयरिंग से बना हुआ है। चूँकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन की अपनी तरफ खींचने की क्षमता ज़्यादा है, इस कारण से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को ये स्लाइटली अपनी तरफ खींच लेता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को। इस कारण से इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा रहता है और हाइड्रोजन की तरफ कम हो जाता है। इस कारण से इस पे स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है ऑक्सीजन पे, और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है हाइड्रोजन पे। तो इस हाइड्रोजन पे भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस कारण से 2 पोल्स तो बन ही गए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज का 2 पोल बन गए, और यही कारण है कि ये अधिकांश पदार्थों को अपने में घुला लेता है। तो इसकी प्रकृति ध्रुवीय होने के कारण यह अधिक पदार्थों को अपने अंदर घुलाता है। राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो वो है नीला हरित शैवाल। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नील हरित शैवाल जलीय पौधों का एक ऐसा समूह होता है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। यह एक कोशिकीय जीवाणु है। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में संस्थापित कराने के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है। नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबलाइट में भरी होती है, क्या होती है? सोडियम वाष्प नहीं। कम दाब पर ऑर्गन गैस भरी रहती है, ये भरी रहती है। कम दाब पर पारे की वाष्प भी, बिल्कुल ये भी भरी रहती है। मतलब लो प्रेशर पे ऑर्गन गैस और पारे की वाष्प भरी रहती है। इसके साथ ही जो ट्यूबलाइट होता है उस पर फास्फोरस पाउडर का एक लेप भी, एक कोटिंग भी की गई होती है। तो इसमें से 2 चीज़ें सही आ रही है, बी और सी। सो राइट ऑप्शन होगा ई, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटा एसिड होते हैं। देखिए, एसिड का एंटा एसिड,
तो एसिड का एंटी कौन सा होगा? बेस होगा, यानी भस्म होगा। अम्ल तो होगा नहीं, लवण होगा नहीं, बफर नहीं होगा, भस्म यानी बेस यानी क्षार, क्षार होता है एंटा एसिड। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, ये एंटा एसिड क्या होते हैं? जैसे किसी के पेट में यदि एसिडिटी बढ़ गई तो एंटा एसिड दिया जाता है। कौन सा एंटा एसिड? जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, ये दे दिया जाए तो पेट की एसिडिटी को कम कर लेता है। मतलब जब हम बाहर से बेस सप्लाई कर देते हैं, अंदर एसिड ज़्यादा बना हुआ है, तो एसिड बेस रिएक्शन करके, इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। एसिड बेस रिएक्शन करके एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और लवण यानी सॉल्ट बना लेते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, बेस, भस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन बहुलकों का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में किया जाता है? तो केवलर का किया जाता है, लेक्सान का किया जाता है, सीसा का किया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, वस्तुओं को बनाने में। लेकिन ग्लिप्टाल जो है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसका यूज बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ वस्तुओं को बनाने में नहीं किया जाता है। इसका उपयोग पेंट वगैरह बनाने में किया जाता है ग्लिप्टाल का। तो इसमें से मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? DAP का मतलब क्या होता है? डी से डाई, ए से अमोनियम, पी से फास्फेट, तो डाई अमोनियम फास्फेट। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है NH4 का होल ट्वाइस HPO4, डाई अमोनियम फास्फेट। तो डाई अमोनियम फास्फेट, इसमें नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है। तो इसमें 18.21% यानी 18.21% जो है नाइट्रोजन होता है और 46.53 यानी 46.53% फास्फोरस होता है। तो 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक है? तो यूरिया रासायनिक उर्वरक है, सुपर फास्फेट भी रासायनिक उर्वरक है, पोटेशियम नाइट्रेट भी रासायनिक उर्वरक है, लेकिन सोडियम सल्फेट Na2SO4 ये जो है रासायनिक उर्वरक, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं है। सो निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक है? 3 है, तो मोर देन 1 हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? तो ये होता है ट्राईमिथाइल एमीन, ट्राईमिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये टर्शियरी एमीन है यानी तृतीयक एमीन है। तो ट्राई मिथाइल एमीन क्या है? एक अमीनो यौगिक है, राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। इसी की वजह से, ट्राईमिथाइल एमीन की वजह से ही मछलियों से दुर्गंध आती है। जब सड़ती है मछलियाँ तो उससे दुर्गंध आती है, राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है? तो वो क्रायोजेनिक कहलाती है। क्रायोजेनिक इंजन, रॉकेट में यूज होता है क्रायोजेनिक इंजन, उसमें लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो जैसे लार्वा स्टेज के बाद में आता है कोकून स्टेज यानी कोशित अवस्था, इसी में तंतु बनते हैं, राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के कोशित अवस्था में वाणिज्यिक तंतु को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास का प्रमुख घटक होता है? प्रोटीन नहीं होता है, बसीय अम्ल नहीं होता है, ग्लिसरीन नहीं होता, सेलुलोज होता है, राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफीम प्राप्त किया जाता है? तो बिना पके फल के लेटेक्स से, मतलब ये रहा कि ओपियम प्लांट के मिल्क को सुखा करके, जिसको लेटेक्स कहा जाता है, उसको सुखा करके अफीम प्राप्त किया जाता है, राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं विशेषतः दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है? तो वो है एजोला। एक्सपेरिमेंट से ये पता चला है कि यदि गायों को 1.5 से 2 किलोग्राम प्रतिदिन एजोला दिया जाए तो उनके दूध उत्पादन में 15 से 20% की वृद्धि हो सकती है, और दर्ज की गई है, देखी गई है वृद्धि, राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो हमारे मुख से पाचन प्रारंभ हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। किसकी उपस्थिति में? हमारी लार में उपस्थित होता है एमाइलेज एंजाइम, जो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को
तोड़ देता है किसमें, स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज एंड डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबिंदुकता एक बीमारी है, तो ये आंखों की बीमारी है। जब जिस इंसान को ये बीमारी हो जाती है ये ऊपर नीचे बाएं दाएं अच्छे से देख नहीं पाता है। इस बीमारी के इलाज के लिए सिलिंड्रिकल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल है एक, तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक एस्टेरॉयड है। राइट ऑप्शन जो होगा सी होगा। कोलेस्ट्रॉल एक चिपचिपा मोमयुक्त एल्कोहलीय पदार्थ है जो कोशिका में पाया जाता है तथा रक्त प्लाज्मा में संचालित होता है। कोलेस्ट्रॉल को एस्टेरॉयड के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है, यानी किसका बायोलॉजिकल ओरिजिन है। पन्ना का बायोलॉजिकल ओरिजिन नहीं है, पुखराज का भी नहीं है, मणि का भी नहीं है, लेकिन मूंगा का बायोलॉजिकल ओरिजिन है, यानी कोरल का बायोलॉजिकल ओरिजिन है। राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेट्राप्लेजिया का अर्थ है। टेट्रा का मतलब होता है चार, यानी दोनों हाथ और दोनों पैर में जब पक्षाघात हो जाए, लकवा हो जाए, तो उसे कहा जाता है टेट्राप्लेजिया। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा, दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का पक्षाघात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम है, तो कृत्रिम रेशम एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है जिसे रेयॉन कहा जाता है, रेयॉन नाम से जाना जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है, मतलब डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड क्लिनिकल रिसर्च जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो हैदराबाद में है। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शरीर में निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन होता है तो पदार्थ जो सामान्यतः रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है, तो शुगर तो नहीं होता है, कैल्शियम फास्फेट भी नहीं, पोटेशियम क्लोराइड भी नहीं, सोडियम क्लोराइड यानी इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, सोडियम क्लोराइड्स कम हो जाते हैं। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। इसलिए ORS घोल दिया जाता है, यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स दिया जाता है, या कहा जाता है कि पानी में सॉल्ट एंड शुगर मिला करके पिया जाए ताकि इन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोडियम क्लोराइड की पूर्ति हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शाकनाशी है, यानी खरपतवारनाशी कौन सा है, हर्बिसाइड कौन सा है, तो वो है ब्यूटाक्लोर। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है, यानी उष्मीय मान यानी कैलोरीफिक वैल्यू किसका सबसे ज़्यादा होता है, तो हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। राइट ऑप्शन ए होगा, इसलिए सबसे अच्छा फ्यूल ये है। यदि इसकी पूर्ति अवेलेबिलिटी हो जाए तो ये सबसे अच्छा ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं नाइट्रोजन वातावरण में। राइट ऑप्शन यही होगा, नाइट्रोजन की के प्रेजेंस में ही। नाइट्रोजन गैस जो है जनरली इनर्ट रहता है, कम क्रियाशील है, कम रिएक्टिव है। इस कारण से जो जिस तेल में चिप्स को तला गया होता है उस तेल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, ऑक्सीकरण की दर कम हो जाती है। ऑक्सीकरण नहीं होने की वजह से चिप्स जो है खराब नहीं होता है, लंबे समय तक कुरकुरा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है वह है एनिमल चारकोल है, वो राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का घटक है, तो शहद में ग्लूकोज भी पाया जाता है, सुक्रोज भी पाया जाता है, माल्टोज भी पाया जाता है, फ्रक्टोज भी पाया जाता है। शहद में फ्रक्टोज जो है 38.2% पाया जाता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद ग्लूकोज 31.3%, उसके बाद सुक्रोज 1.3% यानी 1.3%, माल्टोज 7.1% और वाटर जो होता है 17.2% पाया जाता है, तो ई हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है, तो मृदा में अम्लता की माप जो होती है पीएच वैल्यू से होती है। पीएच वैल्यू जितना ही कम होगा मृदा उतनी ही अम्लीय होगी यानी एसिडिक होगी। जो इसमें से जो ऑप्शंस दिए गए हैं चारों ऑप्शंस, इसमें से अमोनियम सल्फेट जो है, अमोनियम सल्फेट ये सबसे ज़्यादा अम्ल छोड़ता है मृदा में। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है, तो लेग हीमोग्लोबिन लेगियोमिनोसी या फेबेसी कुल के पौधों जैसे अल्फा सोयाबीन आदि की मूल ग्रंथियों में पाई जाती है, तो राइट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से अधिक हो जाता है? नहीं। अपरिवर्तित रहता है? नहीं। दोगुना हो जाता है? नहीं। कम हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? जो ज्वेलरी है, आभूषण है, उस पर पतला सा लेयर जो चढ़ जाता है जिससे उसकी चमक कम हुई होती है, जब पॉलिश किया जाता है तो रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने की वजह से ऊपर का जो लेयर है थोड़ा सा हट जाता है और वजन थोड़ा सा कम हो जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो होता है, यानी पावरफुल इरिटेंट जो होता है। ऐसे तो सल्फर डाइऑक्साइड से भी इरिटेशन होता है, यानी आंखों से पानी आती है, आंख लाल हो जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पावरफुल इरिटेंट है, सबसे ज़्यादा जो आंखें प्रभावित होती है वो होती है पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट से, यानी पैन से, PAN से, पैन से। राइट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मीथेन CH4, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में यह पाया जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोकार्बन है। प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ब्यूटेन ले लीजिए C4H10, ब्यूटेन, इसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है। ये किस में होता है? LPG में होता है। प्रोपेन ले लीजिए, उसमें भी कार्बन एंड हाइड्रोजन है। सो राइट ऑप्शन जो होगा वो ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है? तो मछली में तो परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। हाइड्रा में नहीं पाया जाता है, स्पंज में नहीं पाया जाता है, प्रवाल में नहीं पाया जाता है। ये जिस जल में रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। राइट ऑप्शन जो होगा ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है? यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से की जा सकती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या यूं कहें कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट, प्रत्येक दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है एक बल से, जिस बल को गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और उस फोर्स का वैल्यू, मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस r है। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा F, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके द्रव्यमान के गुणनफल के, m1 m2 के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा जो इनके बीच की दूरी है उसके स्क्वायर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस तरीक़ा से आ जाता है F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो फार्मूला निकल करके आ जाता है F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर, जहाँ G क्या है? एक कांस्टेंट है जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है जिसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये है, मतलब ये लॉ कहता है कि यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो अब ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन पहला कह रहा है कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल है। बिल्कुल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही है जिसकी वजह से हम पृथ्वी के सरफेस पे बैठे हुए हैं, खड़े हैं। गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहता तो हम ऐसे लुढ़कते रहते, नहीं बैठ पाते, नहीं खड़ा हो पाते। तो ऑप्शन ए तो सही है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। बिल्कुल, देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है उस पाथ के सेंटर की ओर, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, यानी अभिकेंद्र बल कहा जाता है। जब तक अभिकेंद्र बल नहीं मिलेगा तब तक कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करेगा। तो वो अभिकेंद्र बल कहाँ से आता है? तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल है वहीं सेंट्रीपिटल फोर्स दे देता है, अभिकेंद्र बल दे देता है, जिसकी वजह से चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा पाता है। यही स्थिति होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो अभिकेंद्र बल प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा पाती है। तो बी भी सही हो गया, सी भी सही हो गया। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, बिल्कुल टाइड्स जो आते हैं, ज्वार भाटा जो आते हैं, वो
चंद्रमा और सूर्य दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से यानी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ही आते हैं। तो डी भी सही हो गया। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है। तो मान लीजिए यह एक प्रिज्म है और ये व्हाइट लाइट जब इस पर पड़ता है, श्वेत प्रकाश, तो इसका विक्षेपण हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है, डिस्पर्सन हो जाता है। तो ये अलग अलग 7 कलर्स में ये विक्षेपित हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है, जिसमें सबसे नीचे जो आता है वो वायलेट कलर आता है, सबसे ऊपर जो होता है वो रेड कलर होता है। यानी सबसे ज़्यादा जो विक्षेपण जो होता है, डेविएशन जो होता है, इसको जाना तो चाहिए ऐसे, लेकिन सबसे ज़्यादा डेविएशन वायलेट कलर का होता है, सबसे कम डेविएशन जो है वो रेड कलर का होता है। तो सबसे अधिक विक्षेपित होने वाला कौन सा कलर है, नीला कलर है। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है। ब्लैक कलर दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो कोई प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग नहीं होगी। प्रकीर्णन की अनुपस्थिति में आकाश काला प्रतीत होगा। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश काला प्रतीत होता है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग क्लियरली दिखाई नहीं देता है। सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, इसीलिए आकाश हमें नीला दिखाई देता है। नीले कलर का सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होता है, दैट्स वाई आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है। अंतरिक्ष यात्री जब अधिक ऊंचाई पर उड़ रहा है तो ये स्कैटरिंग जो है उसे दिखाई नहीं पड़ता है। तो जब स्कैटरिंग ही दिखाई नहीं देगा तो आकाश कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर का दिखेगा, काला दिखेगा। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, यानी कन्वेक्स लेंस का यूज किस में होता है। तो नेत्र, हमारी आंखों में जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, तो ये तो सही है। सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप्स में भी उत्तल लेंस का यूज होता है। दूरबीन यानी टेलीस्कोप में भी उत्तल लेंस का यूज होता है, लेकिन पेरीस्कोप में उत्तल लेंस का यूज नहीं होता है। इसमें प्रिज्म एंड मिरर्स का यूज होता है, प्रिज्म और दर्पणों का उपयोग होता है। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ई हो जाएगा, नेत्र में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरबीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनर प्रभाव संबंधित है। क्रायोजेनिक से नहीं, गैसों से के संघनन से नहीं, बिल्कुल कृष्ण छिद्र सिद्धांत से बिल्कुल नहीं, अति चालकता से संबंधित है, सुपर कंडक्टिविटी से संबंधित है। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। देखिए, किसी भी कंडक्टर का यानी चालक का टेम्परेचर यानी ताप जब हम घटाते हैं, ताप घटाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कम होते चला जाता है। यदि टेम्परेचर को कम करते जाएं तो उसका रेसिस्टेंस कम होते चला जाएगा और उसकी कंडक्टिविटी यानी चालकता बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका रेसिस्टेंस 0 हो जाएगा और उसकी चालकता यानी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो उस केस में उसको कहा जाएगा सुपर कंडक्टिविटी, यानी वो सुपर कंडक्टर बन गया है। तो ये मेजनर प्रभाव जो है, मेजनर प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र का अति चालक से बाहर की ओर प्रसार है, जबकि यह अति चालकीय अवस्था में संक्रमण की स्थिति में होता है। अनुप्रायोगिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जब पदार्थ को उनके अति चालकीय संक्रमण ताप, अति चालकीय यानी सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर से नीचे ठंडा किया जाता है तो यह लगभग सभी आंतरिक चुंबकीय क्षेत्रों को समाप्त कर देता है, यानी इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड्स को समाप्त कर देता है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, सुपर कंडक्टिविटी से, यानी अति चालकता से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है, यानी मॉडरेटर एंड रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज होने वाला पदार्थ कौन सा है। तो वो है भारी जल यानी हेवी वाटर। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। हेवी वाटर क्या है, ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, D2O। देखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से, H11 जिसको प्रोटियम कहा जाता है, H21 जिसको ड्यूटेरियम कहा जाता है, H31 जिसको ट्राइटियम कहा जाता है। जो सिंपल हाइड्रोजन होता है प्रोटियम, उसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन होता है, ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। तो ये ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को ही हेवी वाटर कहा जाता है, भारी जल कहा जाता है। इसका यूज जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में रेफ्रिजरेंट के रूप में तो किया ही जाता है, साथ ही मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है। मॉडरेटर क्या है, देखिए, यूरेनियम 235 जो है, यूरेनियम 235 पर जब स्लो न्यूट्रॉन भेजा जाता है, स्लो न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करवाया जाता है, टकराया जाता है, तो बेरियम एंड क्रिप्टन में टूट जाता है। बेरियम एंड क्रिप्टन में ये
टूट जाता है, यानी छोटे न्यूक्लियस में ये टूट गया। एक बड़ा न्यूक्लियस यूरेनियम 235 पे जब स्लो न्यूट्रॉन को भेजा जाता है तो ये बेरियम एंड क्रिप्टन में टूट जाता है। और ये यदि हम बेरियम और क्रिप्टन का मास यानी द्रव्यमान को जोड़ें तो यूरेनियम 235 के मास से कम आता है। और द्रव्यमान में यही कमी जो होती है, इसकी वजह से आइंस्टीन का जो इक्वेशन होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, तो मास में जो कमी आई उसी की वजह से ऊर्जा निकलती है, एनर्जी निकलती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका यूज टरबाइन चला करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट में किया जाता है, नहीं तो बम के रूप में फोड़ दिया जाएगा तो इंसान मरेंगे। तो इसी एनर्जी का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो न्यूट्रॉन है यदि स्लो है तो ही इसका नाभिकीय विखंडन हो पाएगा, फास्ट न्यूट्रॉन से नाभिकीय विखंडन नहीं हो पाएगा। तो इसी न्यूट्रॉन को, और यहाँ से 3 जो न्यूट्रॉन निकला ये काफ़ी फास्ट है, इसी न्यूट्रॉन को स्लो करने के लिए हेवी वाटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के काटने पर कैलामाइन घोल को त्वचा पर लगाया जाता है। कैलामाइन घोल की प्रवृत्ति क्या है? देखिए चींटी जब काटती है तो उसके शरीर से हमारे शरीर में फॉर्मिक एसिड आ जाता है, मीथेनोइक एसिड, जिसका फार्मूला होता है HCOOH। ये फॉर्मिक एसिड आ गया है, जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? बेस भेजेंगे। तो ये कैलामाइन जो घोल है बेसिक नेचर का होगा, यानी क्षारीय प्रवृत्ति का होगा। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी ईस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करते हैं, जिसकी वजह से बुलबुला निकलने लगता है और फूल जाता है। कुछ भी ब्रेड बनाइए, केक बनाइए, पेस्ट्री बनाइए, वो फूल जाता है। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद खमीर यानी ईस्ट तीव्र गति से जनन करते हैं तथा अपनी श्वसन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले खाद्य पदार्थों का आयतन बढ़ा देते हैं। यही बेकिंग उद्योग में खमीर के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो रंध्र से, स्टोमेटा से ली जाती है। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? तो प्लाज्मिड का प्रयोग होता है। राइट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के टेस्ट 3 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।